मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां हरियाणा में मतदान खत्म होने में महज 2.5 घंटे का समय रह गया है और दोपहर की धूप की वजह से वोटर्स की कतार अब छोटी होती जा रही है। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है, महज 2.5 घंटे का समय बाकी। और बता दें कि 1 बजे तक अगर वोटिंग प्रतिशत का जिक्र करें तो 36% से ज्यादा मतदान दोपहर 1 बजे तक संपन्न हो चुका है। इसके अलावा 90 विधानसभा सीटों पर सुबह से ही वोटिंग देखने को मिल रही है। कई दिग्गज अपनी किस्मत का फैसला उनका आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। कई दिग्गज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और तमाम नेताओं की साख यहां पर दांव पर लगी हुई है। 1031 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। इसके अलावा 101 महिला उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में है। 2 करोड़ से ज्यादा वोटर्स इस बार तमाम दिग्गजों की किस्मत का फैसला करेंगे। शाम को 6 बजे का समय जब वोटिंग खत्म होगी और महज 2.5 घंटे का समय बचा हुआ है जब वोटिंग खत्म होगी। 2.5 घंटे अभी और हैं मतदान के लिए। बता दें कि सुबह से ही मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि अब धूप की वजह से, दोपहर होने की वजह से कतार छोटी पड़ती जा रही है, लेकिन इस बीच अगर हम जिक्र करें तो 1 बजे तक 36% से ज्यादा मतदान संपन्न हो चुका है। मेवात में मतदान की संख्या बता दें कि 42.64% मतदान हो चुका है। इसके अलावा पंचकुला में 25.89% मतदान संपन्न हो चुका है। हमारे साथ ज्यादा चर्चा करने के लिए एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, लगातार मतदान प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, चुनावी रफ्तार बढ़ती जा रही है और जिस तरह से मतदान समय के साथ आगे बढ़ रहा है, हालांकि अब लाइनें छोटी होती जा रही हैं, लेकिन क्या कुछ माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? दावे राजनीतिक दलों की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं, बदलाव की उम्मीद कर रही है जनता। एक तरफ ये कहा जा रहा है, एक तरफ बीजेपी की हैट्रिक का दावा भी किया जा रहा है। वोटर्स का रुख किसकी तरफ ज्यादा नजर आ रहा है? देखिए, एक बड़ा मुकाबला हरियाणा के चुनावी मुकाबले में इस वक्त चल रहा है और लगातार ये मुकाबला आगे बढ़ रहा है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो काफी बड़े मुकाबले में ये तब्दील होता नजर आ रहा है। ये मुकाबला जिस तरीके से चुनावी वोट परसेंटेज की बात करें, जो करीब 1 बजे तक चुनाव आयोग की ओर से आया है, 36% से ज्यादा मतदान हुआ है, ये दावा किया गया है। और इस बीच इस वक्त हमें यहाँ पर जो गढ़ी सांपला किलोई हाई प्रोफाइल सीट है, यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मैदान में हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर सीधा ये मतदान केंद्र है और जो वोट डालने के बाद यहाँ पर लोग आए हैं बाहर, उनसे यहाँ का मिजाज जरूर जानेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से राजनीतिक बिसात आगे चल रही है, क्या है पूरा मुकाबला। सिंह हुड्डा की जीत है हरियाणा के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर 70 और 75 के बीच में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बना लेगी। आप क्या कहेंगे? आपने भी वोट डाला है अपना, बढ़ावा में बढ़ गया। कितने अगर देखें तो बीजेपी से क्या नाराजगी की वजह है, क्या आप कहेंगे? क्योंकि बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए उसने बड़ा अच्छा कैंपेन किया है। वो सत्ता में कोई नहीं भाई, सारे गलत काम करेंगे, भाईचारा पे गाड़ी रखता है। आप क्या कहेंगे? संजीवना क्या कहेंगे आप? 50 से 15 इतना कोई हरियाणा में है नेता ही। चलिए, ये गढ़ी सांपला किलोई का विधानसभा क्षेत्र है और राजनीतिक मिजाज यहाँ पर उन लोगों का जो भालौट गांव से, क्या कहना चाह रहे हैं? कांग्रेस यहाँ क्लीन स्वीप कर रही है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बढ़कर कोई लीडर नहीं है यहाँ। चलिए, ये इनका अपना राजनीतिक मिजाज है और जिस तरीके से चुनावी मुकाबला हम आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, निश्चित तौर पर इसमें ये तो चुनाव परिणाम ही साफ करेगा, लेकिन जो मतदाता हैं यहाँ के, खासतौर से गढ़ी सांपला किलोई के ये पैतृक क्षेत्र है, जो दबदबा का क्षेत्र माना जाता है पूर्व मुख्यमंत्री का, ऐसे में उनके वोटर्स काफी उत्साहित हैं और इस बात को लेकर वो दावा कर रहे हैं कि कहीं न कहीं एक तरफा जीत हासिल होगी इस विधानसभा क्षेत्र की। अगर बात करें तो रोहतक का एक क्षेत्र है, रोहतक से उनके बेटे सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा। जो लोकसभा का चुनावी मुकाबला हुआ था उसमें 5-5 का मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के पक्ष में रहा था। अगर देखें तो मुकाबला बराबरी पर छूटा था, लेकिन अब जो है विधानसभा का मुकाबला है और इस मुकाबले के परिणाम पर जो 8 तारीख को नतीजे आएंगे उस पर नजरें रहेंगी। लेकिन उससे पहले जो उनके विधानसभा क्षेत्र के मतदाता है जो वोट डाल कर आए हैं, वो काफी उत्साहित हैं और उत्साह में ये बयान भी आपने देखे हैं जो वो दावा कर रहे हैं। तो एक तरफा जीत का वो दावा कर रहे हैं, अपने अपने दावे हैं, लेकिन मुकाबला इस वक्त आगे बढ़ रहा है। अलग अलग विधानसभा सीटों पर ये मुकाबला निश्चित तौर पर एक रोमांचक दौर में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल प्रदीप जी, मुकाबला निश्चित तौर पर दिलचस्प होता जा रहा है, रोमांचक मोड़ ये चुनाव लेता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि गढ़ी सांपला किलोई की जनता का हम रुख देख रहे थे, उनका सीधे तौर
तौर पर समर्थन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। उनके सामने बीजेपी की तरफ से मंजू हाडा चुनावी मैदान में है। निश्चित तौर पर जो जनता का रुख सामने आ रहा है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाह रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर हम ओवरऑल हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की 90 विधानसभा क्षेत्रों में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि बीजेपी भी लगातार दावेदारी कर रही है, कांग्रेस की तरफ से बदलाव की बात कही जा रही है, लेकिन दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए कड़ी चुनौती है। बीजेपी के लिए सत्ता में एक बार फिर से काबिज रहना ये अपने आप में चुनौती, अपनी साख को बचा के रखना, और कांग्रेस के लिए सत्ता में वापसी करना ये अपने आप में एक प्रतिष्ठा का सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल प्रगति, जिस तरीके से चुनावी मुकाबला लगातार आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं चुनावी मुकाबले में तमाम उतार चढ़ाव जो आखिरी चरण के घंटे होते हैं उस दौरान वोट परसेंटेज पर नजरें रहती हैं। ऐसे में उसकी समीक्षा अलग से की जाएगी, क्योंकि चुनाव आयोग जो वोट प्रतिशत के आंकड़े जारी करता है उसके आधार पर यह समीक्षा की जाती है कि पलड़ा किसका भारी है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जिस तरीके से लगातार चर्चाओं में है, क्योंकि बीजेपी ने इसकी काट के लिए नायब सैनिक को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन मनोहर लाल खट्टर का जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर क्या असर डालेगा, इसको लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही हैं हरियाणा की राजनीति में। और इसीलिए कांग्रेस को लेकर माहौल का दावा कांग्रेस के पक्ष के लोग कर रही हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी का ये कहना है कि वो लगातार हैट्रिक बनाएंगे। अदर्स फैक्टर्स की बात करें, वो सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, जिसमें बागी निर्दलीय वो खेल बिगाड़ सकते हैं कई सीटों पर, ये चर्चाएं हैं। और इसीलिए हरियाणा के सियासी समीकरण पर ये कई सीटें हैं जो इसका असर डालेंगी और इस पर कहीं ना कहीं परिणाम के नजर से निगाहें रहने वाली हैं। आम आदमी पार्टी इस चुनावी मुकाबले में किस तरीके से क्या असर डालेगी ये अभी तक साफ नहीं है, क्योंकि वो इस मुकाबले में पहली बार विधानसभा के चुनावी मुकाबले में जबकि गठबंधन नहीं हो पाया था, वो यहाँ पर ताल ठोक रही हैं। तो अभी तक जमीन पर कितना वो असर छोड़ पाएंगे उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर क्या फैक्टर रहेगा अलग अलग सीट पर, इसकी विवेचना बाद में होगी। वोट परसेंटेज पर जरूर चर्चा होगी कि ये किसके पक्ष में जाता है। अगर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हुआ तो वोट परसेंटेज बढ़कर आएगा, और इसीलिए इस वोट परसेंटेज के आधार पर ये अनुमान लगाया जाएगा कि पलड़ा किसका भारी हो सकता है। फिलहाल मुकाबला एक जबरदस्त देखने को मिल रहा है। अलग अलग विधानसभा सीटों से जो रुझान आ रही हैं वो ये बताते हैं कि ये एक बड़ा मुकाबला है और इसमें निश्चित तौर पर कांग्रेस का फिलहाल पलड़ा भारी निकल कर आ रहा है, ये दावे किए जा रहे हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, कांग्रेस का पलड़ा भारी है। हालांकि जीत किसकी होगी ये जब नतीजे सामने आएंगे तब स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी से अलावा अगर हम देखें तो चौटाला परिवार का भविष्य भी इस चुनावी मैदान में निर्धारित होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला और अभय सिंह चौटाला भी के लिए उन लोगों के लिए भी चुनाव में करो या मरो की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि जेजेपी का पहले बीजेपी के साथ गठबंधन था तो मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे थे। गठबंधन से जैसे ही किनारा हुआ जेजेपी भी एकदम, उसके भी तमाम ऐसे नेता थे जो बागी होते हुए नजर आए, साथ पार्टी का छोड़ते हुए नजर आए। हालांकि अब गठबंधन किया है एएसपी के साथ जेजेपी ने, क्या कुछ यहां पर जेजेपी और एएसपी का समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, इस चुनावी मुकाबले में एक तरफ जेजेपी और जो चंद्रशेखर की पार्टी उसका गठजोड़ है, तो दूसरी तरफ बीएसपी और जो आईएनएलडी का गठजोड़ है उसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन बहुत ज्यादा असरदार नहीं रहेगा ये राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं। उनकी अपने अपने अनुमान है। इसकी वजह भी है क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि जो एसटी वोट बैंक है, आदर्श वोट बैंक, वो खासा प्रभाव डालेगा। और इसीलिए हमने देखा है कि जो गुटबाजी की चर्चाएं रही, कुमारी शैलजा की नाराजगी, हालांकि कुमारी शैलजा ने आज भी जिस दम के साथ चुनावी कैंपेन करते हुए कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया है, इसके अलावा एन वक्त पर अशोक तंवर की एंट्री कोई खास असर नहीं डालेगी, लेकिन एक प्रतीकात्मक तौर पर एक बड़ा मैसेज था ये बीजेपी को झटका देते हुए ये कहा गया। दूसरा, इस पर मनोहर लाल का बयान आया जिसमें उन्होंने निशाना साधा और ये कहा कि अपमानित किया गया है कुमारी शैलजा को, अशोक तंवर को लाने के लिए बैलेंस किया गया है पावर को, ये कहा गया। लेकिन इसका जवाब दिया दीपेंद्र हुड्डा ने जब वो वोट डालने पहुंचे सांगी गांव में। उन्होंने कहा कि वो पहले अपने बात करें, अपनी गुटबाजी की चर्चा करें, यहाँ पर पार्टी एकजुट है। तो आज जो चुनावी मुकाबला चल रहा है, कांग्रेस की तमाम नेता एकजुट नजर आ रही हैं, उनके बयान ये इशारा कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर चुनाव जीत जाती है तो निश्चित तौर पर एक दशक के बाद उनके लिए बड़ी कामयाबी होगी और इसलिए भारी जीत पर उनकी नजरें टिकी हुई हैं। आला कमान ने जिस तरीके से परिवर्तन किए हैं चुनावी मुकाबले में, राहुल गांधी ने अंतिम समय में जो लगातार चुनावी कैंपेन किया है विजय संकल्प यात्रा के जरिए, वो बड़ा असर
छोड़ती नजर आ रही है हरियाणा की राजनीति में, ये दावे किए जा रहे हैं। तो फिलहाल उनकी परीक्षा का दिन है और परीक्षा फल आना है 8 अक्टूबर को। उससे बिल्कुल प्रदीप जी, दावे और वादे तमाम किए गए हैं प्रचार प्रसार के दौरान, और इस दौरान चुनाव के जो ऐलान किया गया तब से लेकर के चुनाव होने तक लगातार तमाम दावे किए गए, तमाम घोषणाएं की गई, तमाम वादे किए गए, लेकिन किसके दावों में कितनी दम है ये देखना अब बेहद अहम और दिलचस्प भी होता जा रहा है। प्रदीप जी नजर बनाए रखिए, हम एक बार फिर लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार भी जुड़े हुए हैं। महेश जी, लगातार दिन चढ़ता जा रहा है और मतदान संख्या आगे बढ़ती जा रही है, प्रतिशत आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बीच ये मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प और रोचक होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी में सीधे तौर पर टक्कर देखने को मिल रही थी, हालांकि दो गठबंधन की स्थिति यहां पर जरूर नजर आ रही है। क्या ये गठबंधन बीजेपी और कांग्रेस के वोटों को प्रभावित कर सकता है? देखिए, जहां तक गठबंधन का सवाल है तो मैं ये कह सकता हूं कि सिरसा जिले में इस गठबंधन का असर देखने को मिल सकता है। और शुरुआत से हम ये बात करें कि भारतीय जनता पार्टी ने बेहद कमजोर कैंडिडेट सिरसा जिले में उतारने का काम किया, और सिरसा शहरी सीट की अगर बात की जाए तो हलोपा गोपाल कांडा की पार्टी, उसके साथ गठबंधन, अप्रत्यक्ष गठबंधन यहाँ पर किया गया, विड्रॉ किया गया भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को। उसके बाद गोपाल कांडा को समर्थन की बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई। इसके अलावा अभय सिंह चौटाला लगातार ये कोशिश करते रहे कि यहाँ गोपाल कांडा को किसी भी तरीके से जीत की मंजिल तक पहुंचा दिया जाए। तो अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा हलोपा और इंडियन नेशनल लोकदल कहीं ना कहीं आपसी सहमति के साथ जो है चुनाव मैदान में खड़े हुए नजर आए। काफी सारे निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान को बेहद दिलचस्प बनाए हुए हैं, और काफी सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर निर्दलीय भी जीत की मंजिल तक पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार उनकी जो बढ़त है वो देखने को मिल रही है। तो कह सकते हैं कि शाम 6 बजे 7 बजे तक कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी सीट निकालने की स्थिति में पहुंच सकते हैं। और जिक्र आप गठबंधन का कर रहे थे, तो आईएनएलडी और बीएसपी गठबंधन के पास थोड़ी उम्मीदें यहाँ पर नजर आ रही है, खासकर सिरसा जिले में, और एक सीट पर हिसार जिले में भी चुनावी मुकाबले में है। इसके अलावा यमुनानगर में भी एक सीट पर चुनाव मुकाबले में इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी का गठबंधन जो है वो देखा जा सकता है। लेकिन फिलहाल पहले से बेहतर, यानी एक विधायक थे, अकेले विधायक थे इंडियन नेशनल लोकदल के अभय सिंह चौटाला, अब उससे थोड़ी सी संख्या में इजाफा जो है इस चुनाव परिणाम में देखने को मिल सकता है। इस तरह का आकलन, इस तरह का अंदाजा इस वक्त लगाया जा रहा है, क्योंकि सिरसा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कमजोर कैंडिडेट दिए। इसके अलावा जो हलोपा पार्टी है वो भी लगातार जो है यहाँ इंडियन नेशनल लोकदल को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही थी। इसके अलावा भी अगर बात की जाए तो जेजेपी भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एक आध सीट पर सहमति की स्थिति में नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी वर्सेस तमाम दूसरे राजनीतिक दल सिरसा जिले में देखने को मिल रहे हैं, और बाकी दूसरी सीटों पर भी जो निर्दलीय है वो चुनावी गणित में थोड़ा फेरबदल करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने उस स्थिति के लिए तो खुद को पूरी तरह तैयार कर रखा कि अगर किसी का भी स्पष्ट बहुमत नहीं आता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी विनर एज के साथ खड़ी होगी, क्योंकि तमाम जो निर्दलीय पहले से सेटलमेंट के साथ खड़े हैं। इसके अलावा हलोपा और इंडियन नेशनल लोकदल भी माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को ही कवर फायर देने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि अगर ये स्थिति पैदा हुई, अगर स्पष्ट बहुमत किसी एक राजनीतिक दल का नहीं आता है, तो उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए विन विन की सिचुएशन पहले से जो तैयारियां हैं वो बीजेपी की तरफ से की गई हैं। लेकिन अगर स्पष्ट बहुमत तक कांग्रेस पार्टी पहुंच जाती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार बनाने की जो स्थिति है वो दुश्वार नजर आएगी, फिर मुश्किलात बढ़ सकती है। अब क्या कुछ होने वाला है, ये 6 बजे के बाद ही टोटल न्यूज के खास सर्वे में हम इसका खुलासा करेंगे, किसकी सरकार बनने जा रही है, क्या सरकार बहुमत से बनेगी या नहीं बनेगी, या गठबंधन की स्थिति देखने को मिलेगी, या फिर निर्दलीयों के भरोसे अगली सरकार बनने जा रही है। क्या कुछ होने वाला है, 90 सीटों पर हमारा सर्वे चल रहा है, और इस सर्वे का जो रिजल्ट है वो 6 बजे के बाद हम बताएंगे, और उसके बाद स्पष्ट रूप से हम ये कह पाएंगे कि कौन से राजनीतिक दल की सरकार बनने जा रही है और कितनी सीटों के साथ हरियाणा प्रदेश की नई सरकार बनेगी। बिल्कुल महेश जी, लगातार हालांकि 90 सीटों पर क्या कुछ समीकरण बैठेगा ये देखना अब बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। लेकिन जिस तरह से अगर हम लोकसभा चुनावों का जिक्र करें तो लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को जो बढ़त मिली, कांग्रेस के पास जो 5 सीटें आई उससे निश्चित तौर पर कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। वहीं अगर दूसरी तरफ हम खिलाड़ियों की बात करें, अभी तक हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि हरियाणा में किन मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में योद्धा पहुंच रहे हैं, चूंकि जाति समीकरण का मुद्दा भी एक बड़ा अहम मुद्दा माना जा रहा है। इसके अलावा जाति जनगणना, किसान आंदोलन
खिलाड़ियों को लेकर के तमाम नीतियां, ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जो राजनीति को प्रभावित कर सकते थे। लेकिन अगर हम इसके अलावा इसके इतर अगर जाएं तो जनता स्थानीय मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में वोट करने पहुंच रही, जो दिग्गज उतरे हैं उनको वोट कर रही है। क्या ज्यादा इफेक्ट कर सकता है? किसान आंदोलन एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है जो निश्चित तौर पर हरियाणा की राजनीति को प्रभावित कर रहा है, और उसी के चलते अगर हम देखें तो हरियाणा में अभी हाल ही में कांग्रेस में 2 ऐसे खिलाड़ी विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस में शामिल हुए हैं। क्या खिलाड़ियों का समर्थन कांग्रेस को बेहतरी की ओर आगे बढ़ा सकता है? देखिए, खिलाड़ी और फौजी इन दोनों का सम्मान जो है हरियाणा प्रदेश में हमेशा से ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलता रहा है, और यही वजह कि खिलाड़ियों को हर बार चुनाव मैदान में उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी भी करती है, और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी भी किसी न किसी बड़े खिलाड़ी को चुनाव मैदान में उतारकर विधानसभा तक लाने की कोशिश दोनों ही पार्टियों की तरफ से की जाती है। तो यकीनन खिलाड़ी का सम्मान ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाणा प्रदेश के हर एक इलाके में देखने को मिलता है। उस तरह की संभावना यहाँ पर भी तलाशने की दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से कोशिशें की गई है। लेकिन फिलहाल इतना कहा जा सकता है कि एंटी इनकमेंसी और जो मुद्दों का जिक्र आप कर रही थी, दरअसल बेरोजगारी हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है, जो मुझे लगता है कि स्थानीय मुद्दों में अगर पूरे प्रदेश के सबसे बड़े मुद्दे का आप जिक्र करेंगे तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा प्रदेश के सामने इस वक्त खड़ा था, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर दूसरे मुद्दों का जिक्र करें तो जिस तरह के वायदे सरकार की तरफ से किए गए थे बीते 10 सालों का मैं जिक्र कर रहा हूं, तो उन वायदों की डिलीवरी को लेकर भी सवाल है, और यकीनन ये एक प्राकृतिक आप इसे बात मान सकते हैं कि नेचुरल फैक्टर है कि 10 सालों के राज के बाद एंटी इनकमेंसी बिल्ड होती है, किसी भी सरकार की होगी, किसी भी राजनीतिक दल की होगी। तो ऐसे में हरियाणा प्रदेश में भी उसी तरह की एंटी इनकमेंसी का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा। लेकिन मुख्यमंत्री के नाम में तब्दीली यानी कुर्सी में तब्दीली, नायब सिंह सैनी को कुर्सी दिए जाने के साथ ही पहले से कहीं बेहतर स्थिति भारतीय जनता पार्टी की हुई है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बदलाव को रोकने में क्या नायब सिंह सैनी की कोशिशें कामयाब होंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, जिसका जवाब आज शाम 6 बजे के बाद टोटल न्यूज पर ही मिलेगा। बिल्कुल महेश जी, बदलाव की कोशिशों को लेकर के कामयाब हुए हैं नायब सिंह सैनी या नहीं, ये तो बाद में स्थिति पता चलेगी। लेकिन कांग्रेस में भी इस दौरान अंदरूनी कलह की स्थिति नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर सरकार बीजेपी की बनेगी तो मुख्यमंत्री का चेहरा नायब सिंह सैनी ही होंगे। लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के कलह कांग्रेस में देखने को मिल रही है, और आज सुबह भी जब कुमारी शैलजा से आप बातचीत कर रहे थे उस दौरान भी उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया, वो उससे परहेज करते हुए नजर आए। हालांकि जीत का आश्वासन जरूर दिया, जीत को लेकर के आश्वस्त जरूर नजर आई, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के अभी भी अंदरूनी कलह की स्थिति तस्वीर कांग्रेस में बनती हुई नजर आ रही है। देखिए, साफ तौर से मैं बात कर सकता हूं कि ये जग जाहिर है, ये सबको पता है कि 72 सीटों पर जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा गया है। अगर 90 में से 72 सीटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिल रही हैं तो इसमें समझने जैसा क्या बाकी है कि जिसे हरियाणा प्रदेश के तमाम लोगों को हमें समझाने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी में अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की स्थिति बेहतर है तभी उसी परिस्थिति में 72 टिकटों का बंटवारा अपने लोगों को भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर पाए, तो इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ठीक है, कांग्रेस पार्टी को भी इसमें फायदा है। अगर अनुसूचित जाति के वोटर ये मानते हैं कि कुमारी शैलजा भी मुख्यमंत्री की कुर्सी की दावेदार है या रणदीप सिंह सुरजेवाला भी कुर्सी के दावेदार हैं, तो अपने अपने इलाकों में उसका फायदा मिलता है। वो वोटर जो कि उन नेताओं से जुड़े हैं, चाहे मैं रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात करूं, चाहे मैं कुमारी शैलजा की बात करूं, अनुसूचित जाति के वोटर्स को ये लगता है कि अगर कोई गैर जाट मुख्यमंत्री या फिर अनुसूचित जाति का कोई चेहरा, कोई महिला मुख्यमंत्री बन सकती है तो यकीनन फिर उसका फायदा भी कांग्रेस पार्टी को मिलेगा ही। बाकी समझाने जैसा कुछ भी बाकी नहीं है। कांग्रेस पार्टी में किसकी चल रही है, किसके उम्मीदवार उतारे गए और चुनाव प्रचार में किसकी जो है पूरा का पूरा असर किसका देखने को मिला है, किसने पूरे हरियाणा प्रदेश में चुनावी कैंपेन को आगे बढ़ाने का, वोटों के बंदोबस्त करने का काम किया है। हरियाणा प्रदेश के तमाम वोटर जिस बात को जानते हैं, तो मुझे लगता है कि सिर्फ ये एक मीडिया के बयानबाजी का मामला है। इसमें मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता भी समझ रहे हैं, वोटर भी समझ रहे हैं, हरियाणा प्रदेश के लोग भी समझ रहे हैं, तो ना समझ में आने जैसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन फिलहाल चूंकि आधिकारिक घोषणा तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ही करनी है, आप और हम या कोई वोटर नहीं कर सकता है, तो ऐसे में यहाँ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का इंतजार करना होगा जब आधिकारिक ऐलान पार्टी की तरफ से किया जाएगा। लेकिन फिलहाल सबका हक है, सब मांग सकते हैं, सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मुख्यमंत्री की दावेदारी भारतीय जनता पार्टी में भी जो है यहाँ अनिल विज की तरफ से रख दी गई है, तो ऐसे में दावेदारी अपनी जगह, मुख्यमंत्री के पद की दावेदारी सभी राजनेता करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये अब देखना बेहद दिलचस्प होता
जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। बने रहिए आप हमारे साथ। तो महेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी जनता के साथ साझा करने के लिए। हम फिर लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी भी लगातार बने हुए। प्रदीप जी, चूंकि मुख्यमंत्री के चेहरे का जिक्र हो रहा था, तो इस बीच बीजेपी की तरफ से भी लगातार अनिल विज ऐसे नेता हैं जो बार बार अपनी सीनियरिटी को लेकर के और मुख्यमंत्री पद को लेकर के दावेदारी ठोकते हुए नजर आ चुके हैं। आज भी जब वो वोटिंग करने पहुंचे हैं, तब भी उन्होंने इस बात की अपील की कि अगर मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया तो मैं हरियाणा की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दूंगा। देखिए, बिल्कुल आपके सवाल पर लौट कर आऊंगा, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दूं कि हरियाणा में दोपहर 3 बजे तक का आंकड़ा आया है वोट परसेंटेज का। करीब 50% वोट पड़ चुके हैं, यानी एक जबरदस्त वोटिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। आंकड़ा कितना आगे बढ़ेगा ये तो फाइनल टैली बताएगी, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें आप, बीजेपी की बात की, दावेदारी की बात की, सीएम पद को लेकर जिस तरीके से खींचतान देखने को मिली है, यही वानगी यहाँ पर दूसरी तरफ भी यानी विरोधी खेमे में कांग्रेस की ओर से भी देखने को मिली है। और इसलिए कुमारी शैलजा की दावेदारी हो या फिर रणदीप सुरजेवाला ने जब अपनी दावेदारी जताई, उसके बाद इस पर चर्चा शुरू हो गई थी। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो अपने समर्थक जो नेता उम्मीदवार वो उनको टिकट दिलाने में कामयाब रही हैं, तो विधायक दल की बैठक होगी, अगर वो जीत कर आते हैं ज्यादा से ज्यादा, तब निश्चित तौर पर वो अपने नेता को ही उस पर मोहर लगाएंगे। लेकिन आलाकमान को फैसला करना है आखिरी, ये कहा जा रहा है। हमने देखा है भजनलाल के मामले में जिस तरीके से एक भारी भरकम समर्थन मिला था, जब मेरे याद आ रहा है कि 67 सीटें मिली थी और उस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि चुनाव भी नहीं लड़े थे लेकिन वो सांसद थे, तब वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार बन गए थे और उसके बाद उनको शपथ दिलाई गई थी, बाद में उपचुनाव हुआ था। तो ये तमाम कमोबेश स्थितियां क्या ऐसी बनेगी, बड़े सवाल हैं। इसका तो फैसला आलाकमान को करना है, लेकिन अगर कमोबेश 75 पार हो जाती हैं, तब आलाकमान को थोड़ा राहत मिल सकती है कि वो कुछ फैसले ले पाए। लेकिन अगर ये फाइट जो है नजदीकी मुकाबले में तब्दील होती है या फिर बहुमत का आंकड़ा करीबी होता है, तब निश्चित तौर पर हुड्डा को नजरअंदाज करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उनके समर्थकों की तादाद होगी और ऐसे में ये एक बड़ी परेशानी रहेगी। इसलिए इसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। ये चर्चा तब तक चलती रहेगी जब तक फाइनल परिणाम नहीं आ जाता। इसीलिए दूसरी तरफ देखिए, बीजेपी खेमे की बात करें तो सीएम की दावेदारी को लेकर नायब सैनिक को भी यहाँ पर फ्री हैंड नहीं मिला, पार्टी के अंदर ही आवाज उठाई गई। खुद अनिल विज की ओर से चुनौती दी गई, वो वरिष्ठ नेता है। इसके अलावा हमने देखा कि जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के रामविलास शर्मा, उन्होंने पर्चा भर दिया था लेकिन उनको टिकट सिंबल नहीं मिला और उसके बाद उनको ये वापस लेना पड़ा अपना नामांकन। तो इसको लेकर काफी किरकिरी हुई, पुराने नेताओं को लेकर उनको नजरअंदाज किया गया, ये सवाल उठाए गए। ये भी एक चर्चाएं हैं हरियाणा की राजनीति में कि जो यहाँ पर उम्मीदवार खड़े किए गए हैं बीजेपी की ओर से, उसमें निर्दलीय समीकरण साधे गए हैं, जातिगत समीकरण साधे गई हैं, सीट वाइज फैक्टर को ध्यान में रखते हुए जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, उन्होंने इसको विशेष फोकस में रखा है। तो कहीं ना कहीं वो असर डाल सकता है और इसीलिए चुनाव के बाद बनने वाले परिणाम पर बीजेपी की नजरें रहने वाली हैं, क्योंकि जो सर्वे हुए उसमें निराशा हाथ लगी है बीजेपी को। लेकिन बीजेपी मानी जाती है माइक्रो मैनेजमेंट करने में माहिर पार्टी, ऐसे में उसने पूरा फोकस किया है चुनाव को माइक्रो मैनेजमेंट में बदलते हुए। और हमने देखा है चुनाव परिणाम में जब टिकटों का बंटवारा होने से पहले कांग्रेस जिस पायदान पर खड़ी हुई थी, यानी आगे के, वो थोड़ा पिछड़ गई क्योंकि गुटबाजी दिखाई दी और उसके बाद बीजेपी ने जो चुनावी कैंपेन किया उसमें बढ़त हासिल करते हुए नजर आई है। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर हैं जो असर डालेंगे इस चुनावी परिणाम पर और इसलिए आज के चुनावी परिणाम यानी जो वोट परसेंटेज है उस पर निगाहें लगी हैं, कितना जाएगा इस पर निगाहें लगी हैं। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर हैं जो इस चुनाव से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, तमाम ऐसे फैक्टर हैं, तमाम ऐसे समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं इस चुनाव में, जो निश्चित तौर पर रिजल्ट पर अपना असर दिखाते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, ये तमाम जानकारी जनता के साथ साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिए आप पूरी खबर पर, हमसे लौटेंगे आपके पास।